गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। इसके पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव किए थे। आज इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3 है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एज्यूम करते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with velocity, initial velocity u and acceleration a produced in it for time t and its final velocity becomes v। क्या कल्पना है हमारी कल्पना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये u वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। इसमें एक एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है t टाइम के लिए और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। मतलब t समय के बाद यह जो इनिशियल वेलोसिटी u था वह v हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ के बारे में हम इस पर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको कह सकते हैं। इसका ओरिजिन O, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस टाइम को इंडिकेट करता है और y एक्सिस जो है वह वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। इसका जो इनिशियल पार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जो इसका है, इनिशियल पार्ट नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है मैंने पहले ही कहा कि वह जीरो नहीं है। जीरो नहीं है इसका मतलब कि वो इस पोजीशन में नहीं है, वह किसी और पोजीशन में, मान लेते हैं कि वो इस पोजीशन में है और इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं। ए पॉइंट पर यह ऑब्जेक्ट है और यहां से इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें इस तरह का हमको एक ग्राफ मिलेगा। हम मान लेते हैं कि यहां तक पहुंचने में इसको t समय लगा, यहां तक पहुंचने में इसको
t समय लगा और इस t समय के बाद जो इसकी वेलोसिटी हुई वह क्या हुई, तो v हो गई। v वेलोसिटी को इसने गेन कर लिया। अब हमने हमारा जो एज्यूम्पशन है, जो हमारा इमेजिनेशन है वह क्या है, तो लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a is produced in it for time t and its final velocity becomes v। तो यहां से a से यह चलना शुरू किया, t समय के बाद जब इसका वेलोसिटी v हो गया तो यह b पॉइंट पर पहुंचा था। इस पॉइंट को अगर हम c कहें, ये t टाइम है, इसको अगर हम c कहें तो यहां से एक और लाइन हम खींच सकते हैं। इस पॉइंट को हम d कहें और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको अगर e कहा जाए, तो इस तरह से ये जो ग्राफ मिला हम लोगों को इस एज्यूम्पशन के लिए मिल गया। अब जो हमारा v है, ये जो v पॉइंट है ग्राफ पर, इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, here v is equal to bc। यही bc ना v है, जो इस पोजीशन में हमको v दिखाई दे रहा है वह इस पोजीशन में bc है, तो v is equal to bc। अब bc के बारे में हम सीधे सीधे हम नहीं बता सकते हैं कि ये bc है क्या, तो अब bc को हम लिख सकते हैं bd प्लस cd। यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो बना है ADCO जो है वह एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो DC जो होगा वह AO के बराबर होगा और OC जो होगा वह AD के बराबर होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज DCD इज इक्वल टू AO, तो हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस AO, और AO क्या है, AOU है। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस U। अब बात आती है कि ये BD क्या है। ग्राफ पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे, उसमें एक चीज समझे थे कि स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों एक ही ग्राफ का दो नाम है। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही तरह का ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ से जब हमको एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना होता है उस पॉइंट से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और उसी पॉइंट से वेलोसिटी एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। हियर एक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये BD बाई टाइम कितना लगा, तो OC, ये OC क्या है, यही OC T के बराबर है। आप इसको OC कहिए या AD कहिए, तो BD के साथ OD को डिवाइड करेंगे, OD जो है वह AC के बराबर है OC के, तो BD इज इक्वल टू BD बाई हो जाएगा T, और ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू BD बाई T, और BD इज इक्वल टू AT। अब ये जो वैल्यू हमको मिला BD का, इस वैल्यू को उठाकर अगर हम यहां रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा, तो V इज इक्वल टू AT प्लस U, और प्लस में है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं,
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम इस मेथड से प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे कंडीशन सेम रहेंगे। s क्या है? डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो यहां पर फिगर प्रोड्यूस होता है उस फिगर का एरिया निकाल दीजिएगा तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये कौन सा चित्र बन रहा है यहां? ध्यान दीजिए, यही आकृति है, यही शेप यहां फॉर्म कर रहा है। ए बी सी ओ, यही एक शेप प्रोड्यूस हो रहा है इस सारे एज्यूम्शन में। तो इसका एरिया अगर हम निकाल दें तो ये प्रूव हो जाएगा। जैसे देखिए सारे कंडीशंस यही रहेंगे, हमको इसका एरिया निकालना है। द डिस्टेंस covered by the object in time t। इस t टाइम में मतलब जब उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u था, उससे v तक पहुंचने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको निकालना है। तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? इस डिस्टेंस को हम s कहेंगे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ सी बी। एरिया ऑफ ए ओ सी बी, ए ओ सी बी। अब इस एरिया को आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं और दो हिस्से में बांट करके भी निकाल सकते हैं। पहले आपको दो हिस्से में बांट कर निकाल के बताते हैं। इसमें दो फिगर है, एक है ए डी बी, ये ट्रायंगल है, और दूसरा फिगर है इसका ए ओ सी डी। ये दोनों मिल करके ए ओ सी बी बना रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी डी एंड, सॉरी प्लस कर दीजिए एंड के बदले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो एरिया ऑफ एओसी ये रेक्टेंगल है। अभी हमने बताया था कि एओसीडी जो है वह रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब आधार गुना ऊंचाई, ओसी गुना एओ, ओसी इंटू ओए प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस है एडी और हाइट है इसका बीडी। अब ओसी है टी और एओ है यू प्लस 1/2। एडी जो है, एडी ओसी के बराबर है, यहां लिख सकते हैं एसी बराबर, सॉरी एडी बराबर ओसी बराबर टी, और बीडी बराबर क्या है? इसके पहले वाले में हम लोग निकाले थे बीडी इज इक्वल टू एटी। तो एडी के बदले में हम लिख सकते हैं टी और बीडी के बदले में लिख सकते हैं एटी। अब इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा? ये हो जाएगा यूटी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही एस का ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी चीज को जैसे मैंने पहले कहा था, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा, एक अलग अलग करके बताए और एक डायरेक्ट बनाकर बताते हैं। इसी चीज को आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट एरिया ऑफ AOCB निकालिए। तो एरिया ऑफ AOCB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रेपेजियम है AOCB, अगर आप ध्यान से देखें इसको AOCB, तो ये जो चीज है ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 इसके पैरेलल साइड्स कौन है, AO एंड BC, AO प्लस BC, और इसका एल्टीट्यूड क्या है OC। अब BC को तोड़ देते हैं, 1/2 AO हो जाएगा U और BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस CD इंटू OC। अब यहां तीन चीजें हैं, BD, CD और OC। BD बराबर AT पहले ही प्रूव किया जा चुका है कैसे होता है। CD जो है वह AO के बराबर है, CD इज इक्वल टू AO बराबर U, और OC जो है वह T के बराबर है। इस सारे वैल्यूज को हम इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 1/2 U प्लस AT प्लस U इंटू T, 1/2 2U प्लस AT इंटू T। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पोस्ट भी इसका हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 इंटू 2U इंटू T प्लस 1/2 AT इंटू T। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अर्थात दूसरे तरीके से हम इसको प्रूव कर दिए कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन को बनाने के लिए भी हम लोग फिर से इसी मेथड का सहारा लेंगे और सारे वर्क जो है इसी तरह से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकाल करके ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, यहां से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये देखिए। U प्लस AT बराबर होता है V। We know that U प्लस AT इज इक्वल टू V। तो यहां V रख देते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू V प्लस U इंटू T। अब इस इक्वेशन में से हमको T रिमूव करना है, तो T रिमूव करने के लिए फिर से हम इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे। तो
क्या होगा, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस at, सो at इज इक्वल टू v माइनस u, सो t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को अब हम t के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, तो 1/2 v प्लस u और t के बदले में v माइनस u बाई a और s ले लेंगे, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू v प्लस u इंटू v माइनस u बाई a। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू मल्टीप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a। अब इसी चीज को हम 2a से s को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हुआ। अब लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की चर्चा हम लोग इस चैप्टर के सबसे शुरू में किए थे। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग is moving on a circular path, it is called in circular motion। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में इसका रेडियस भी एक महत्व रखता है, r। सबसे पहले चीज कि अगर किसी सर्कुलर पथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि ए पोजीशन से वह चलना शुरू किया और एक राउंड मार करके फिर से फिर ए पर ही आ गया, तो उस कंडीशन में टोटल कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, टोटल कवर्ड डिस्टेंस जो होगा वह
सरकमफरेंस के बराबर होगा, सरकमफरेंस के बराबर होगा। और सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इफ इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड कम अगेन ऑन दैट पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 पाई r। इफ इट टेक t टाइम, इफ the object takes t time to complete a round, then v is equal to 2 pi r by t। क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, यही फॉर्मूला पढ़ा गया है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 2 पाई आर है और टोटल टाइम जो लगा हुआ t है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी। आपके लिए यह एक फॉर्मूला का काम करेगा। इसीलिए कहा है कि रेडियस ऑफ द पाथ जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद एक चीज आता है जो याद रखने की चीज है, जो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आप जानते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो वह एक्सेलरेटेड स्पीड कहलाता है, वह एक्सेलरेटेड वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए। जैसे ये गोल नहीं होकर के थोड़ा सा गोल हो, एक हेक्सागन ले लीजिए, अब आप खुद सोचिए इसको आसानी से गोल बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट में ये कंडीशन है, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। तो चूंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर किसी सर्कुलर पाथ पर हो तो वो एक्सेलरेटेड स्पीड कहलाता है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इज accelerated as the direction of object continuously changed। अब इस तरह का वेलोसिटी आपको कहां मिलेगा? जो यूनिफॉर्म भी हो और एक्सेलरेटेड हो, तो आसानी से हमारे स्पेस में, जैसे मोशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हो, जैसे चंद्रमा का हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमना हो, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो। बहुत सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। तो उस सब का स्पीड जो होता तो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड स्पीड कह सकते हैं। अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसका भी यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेटेड स्पीड होता है।
इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अगले में।